पेट्रोल के दाम अचानक बढ़ गए हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे की असली आर्थिक सच्चाई क्या है? देखिए, आज की इस चर्चा में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे। हम सीधे डेटा और तथ्यों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था की उन गहरी दरारों को समझेंगे जिन पर अक्सर बात नहीं होती। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे इस गंभीर मुद्दे की गहराई में चलते हैं। याद है आपको, चुनाव से ठीक पहले लगातार ये आश्वासन दिए जा रहे थे। बार बार कहा गया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन फिर अचानक से पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अचानक से अपील होने लगी कि पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए या फिर सोना मत खरीदिए। ये जो आश्वासनों का एकदम से दर्दनाक हकीकत में बदलना है ना, इसने हम सबको एक बड़ा झटका दिया है। और सुनिए, असली झटका तो अभी बाकी है। खुद तेल कंपनियों ने ये इशारा किया है कि ये जो 3 रुपए बढ़े हैं, ये उनके कुल नुकसान का सिर्फ 10% ही कवर करते हैं। इसका सीधा और डराने वाला मतलब क्या है? यही कि आने वाले दिनों में ये बढ़ोतरी 25 से 30 रुपए प्रति लीटर तक भी जा सकती है। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर ऐसा हुआ तो देश में महंगाई का कैसा भयानक संकट खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, क्या इस पूरी आर्थिक तंगी की असली वजह सिर्फ मध्य पूर्व का तनाव या कोई वैश्विक युद्ध है? जब हम उपलब्ध डेटा का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तो बस एक बहाना है, एक ट्रिगर है। हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद में जो दरारें हैं वो इन बाहरी युद्धों के शुरू होने से बहुत पहले से मौजूद थीं। नैरेटिव बनाम डेटा। देखिए, एक तरफ ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सारी परेशानियां बाहर से आई हैं, किसी वैश्विक युद्ध की वजह से हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे ठोस आर्थिक आंकड़े हैं वो बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। ये डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारे घरेलू ढांचे में गहरी कमजोरियां आ चुकी हैं, और इन कमजोरियों पर तो महीनों पहले ध्यान देने की जरूरत थी। यकीन नहीं आता तो इस नंबर को देखिए, 8.3%। ये अप्रैल महीने का थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI महंगाई दर है, जो पिछले 40 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर था। सबसे जरूरी बात यह है कि महंगाई की ये मार हमारी अर्थव्यवस्था पर तब पड़ी थी जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी भी नहीं थीं। मतलब साफ है, महंगाई की ये आग बहुत पहले से ही सुलग रही थी। हमारी अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा असंतुलन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देश का करीब 40 से 45% वर्कफोर्स कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान मुश्किल से 15-16% ही है। वहीं दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होने चाहिए, उसका जीडीपी शेयर बढ़ने की बजाय लगातार घट रहा है। शहरों में नौकरियों की भारी कमी है, इसलिए लोग वापस उसी कृषि क्षेत्र की ओर जाने को मजबूर हैं जो पहले से ही संघर्ष कर रहा है। ये हमारे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। और एक और कड़वा सच बताऊं, हम अपनी जीडीपी का मात्र 0.6 से 0.7% ही रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं। आज जिस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें पूरी दुनिया को बदल रही हैं, वहां हमारा ये आंकड़ा बेहद निराशाजनक है। अगर यही स्थिति रही ना, तो हम इन अहम तकनीकी रेसों में बुरी तरह पिछड़ जाएंगे। हम कुछ नया बनाने वाले निर्माता नहीं, बल्कि सिर्फ दूसरों का सामान खरीदने वाले उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे। इस ढांचागत कमजोरी का सीधा असर हमारे बाजारों पर भी दिख रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों का भरोसा किस कदर डगमगाया है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने इस साल हमारे मार्केट से करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि सितंबर 2021 से अब तक डॉलर के टर्म में निफ्टी ने निवेशकों को 0 नेट रिटर्न दिया है। इतनी भारी मात्रा में पूंजी का बाहर जाना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कोई आम बात नहीं है। बड़ा खुलासा, मध्यम वर्ग पर भारी दबाव। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिसका सबसे घातक असर आपकी और मेरी जिंदगी पर पड़ रहा है। 5.3%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये भारत की नेट हाउसहोल्ड सेविंग्स यानी हमारी शुद्ध घरेलू बचत है, जो गिरकर जीडीपी का मात्र 5.3% रह गई है। आपको पता है, ये पिछले 50 सालों का सबसे निचला स्तर है। इसका सीधा और दर्दनाक मतलब यह है कि जीवन भर कोलू के बैल की तरह मेहनत करने के बाद भी आज आम इंसान के पास अपने भविष्य के लिए बचाने को कुछ नहीं बचा है। सब खाली है। अब अगर बचत नहीं हो रही है तो घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं? सच्चाई तब सामने आती है जब हम क्रेडिट कार्ड के बकाया कर्ज को देखते हैं। जुलाई 2021 में ये 1.32 लाख करोड़ रुपए था, और आज
आज ये भयानक रूप से बढ़कर लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। आंकड़ा दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। लोग अपनी ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपना घर चलाने और सरवाइव करने के लिए इन भारी ब्याज वाले कर्जों में धंसते जा रहे हैं। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि आम नागरिक अब शेयर बाजार से भी अपने कदम पीछे खींच रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नई शुरू की गई एसआईपी से कहीं ज्यादा पुरानी एसआईपी बंद कर दी गई हैं। 53 लाख से ज्यादा एसआईपी का बंद होना ये चीख चीख कर बताता है कि रोजमर्रा के खर्चों के बोझ तले दबे लोगों के पास अब निवेश करने की कोई क्षमता नहीं बची है। और आर्थिक तंगी के साथ साथ हमारे संस्थागत स्वास्थ्य पर भी गंभीर सवाल हैं। चाहे मानव विकास सूचकांक हो, जहां हमारी रैंक 134 है, या फिर प्रेस स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इन सभी में हमारी रैंकिंग लगातार गिरी है। होता अक्सर यह है कि इन गिरावटों के पीछे की कमजोरियों को सुधारने के बजाय प्रशासन इन रिपोर्ट्स को ही सिरे से खारिज कर देता है। लेकिन ऐसा करने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती। देखिए, ये वो मूल आर्थिक जाल है जिसे समझना इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। भारत एक कंजम्पशन बेस्ड यानी खपत आधारित अर्थव्यवस्था है। जब मांग बढ़ेगी, सामान बिकेगा, तभी अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। लेकिन जब वो खपत करने वाला मध्यम वर्ग ही गले तक कर्ज में डूबा हो और उसकी सारी बचत खत्म हो चुकी हो, तो बिना पैसों के खपत कैसे होगी? और अगर खपत नहीं होगी तो ये पूरा का पूरा आर्थिक इंजन आखिरकार रुकने ही वाला है। इन सब गंभीर हकीकतों के बीच हमें एक बात बहुत साफ तौर पर समझनी होगी। अक्सर हमारे राष्ट्रीय विमर्श को विभाजनकारी राजनीति और धार्मिक बहसों में भटका दिया जाता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? जरूरत है इन भटकावों से बाहर निकलकर असली मुद्दों पर फोकस करने की, जैसे कि रोजगार, बेहतर टैक्स स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और शिक्षा। जब तक नागरिक इन बुनियादी वित्तीय सच्चाइयों पर जवाबदेही नहीं मांगेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो अंत में ये सारे आंकड़े और विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। क्या अब हम सिर्फ बनाए गए नैरेटिव से बाहर निकलकर इस बिगड़ते आर्थिक ढांचे के लिए जवाबदेही मांगने के लिए तैयार हैं, या फिर हम बस यूं ही आंखें मूंद कर हर बढ़ती कीमत और इस आर्थिक बोझ को चुपचाप सहते रहेंगे? फैसला अब हमें करना है।